वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल कांग्रेस पार्टी पर पीएम मोदी के प्रहार को लेकर है। पीएम मोदी आज 2 राज्यों के 3 शहरों के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 7,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वो पहुंचे, तो वहीं गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होने और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद अब पीएम मोदी 9 साल में 41वीं बार वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में पीएम मोदी 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री ने रायपुर की रैली में कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़े प्रहार किए हैं। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, जमीन घोटाले से लेकर केंद्रीय योजनाओं में नाकाम रहने के आरोप भी लगाए हैं। पीएम ने कांग्रेस पार्टी को गरीब आदिवासी विरोधी करार देते हुए बीजेपी सरकार के तमाम कामकाज गिनाए। लेकिन अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर डराने का भी आरोप लगाया। कब्र खोदने के नारे का जिक्र किया और करप्शन पर एक्शन की गारंटी देते हुए कहा कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने रायपुर में विपक्षी दलों को भी दागदार दामन वाला करार दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी के विकास बनाम भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, और क्या चुनाव से पहले एकजुट होकर विपक्षी दल बीजेपी और मोदी को डराने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी एक दिन में 2 राज्यों के 3 शहरों में तूफानी दौरे पर निकले। चुनावी कहानी छत्तीसगढ़ के रायपुर से ही शुरू हुई। रायपुर में कांग्रेस पर प्रहार करने के बाद पीएम मोदी ने गोरखपुर में वंदे भारत की शुरुआत की और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शिरकत की। आखिरी कार्यक्रम में पीएम मोदी वाराणसी में विकास योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास करने पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत में दुल्हन की तरह सजे गोरखपुर और चमकते वाराणसी की कहानी सुनने से पहले रायपुर में पीएम मोदी के राजनीतिक प्रहार की बात। जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी यूं तो विकास योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के लिए गए थे। सीएम भूपेश बघेल के साथ विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया, लेकिन 7 साल बाद जब पीएम मोदी रायपुर में चुनावी रैली में बोलने लगे तो कांग्रेस पर प्रहार की झड़ी लगा दी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस के कोयला, शराब, जमीन घोटाले के आरोप लगाए। आदिवासी जनजाति के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस की नाकामी और बिरसा मुंडा से लेकर रानी दुर्गावती तक का जिक्र कर केंद्र की कामयाबियां गिनाई। विकास के मसले पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर केंद्र की योजनाओं में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया और किसान के मसले पर धान खरीद से लेकर किसान सम्मान निधि की रकम गिना दी। लेकिन कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर था। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था? ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। सरकार उन्हीं का है, उनके पार्टी में जो पहले सफाई वही से होना पड़ता है। जो वॉशिंग मशीन किसका है, वॉशिंग पाउडर किसका है,
पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर गंगा की कसम खाकर झूठे वादे करने और शराबबंदी की जगह शराब घोटाला करने के आरोप भी लगाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस की गारंटियों को झूठ और बीजेपी की गारंटी का सच गिनाया। परिवारों को मुफ्त राशन दिया, गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया और आज भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये भाजपा की असली गारंटी है। पीएम फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों को 6,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। हाँ, हेमंत विश्व शर्मा एक साथ आ गए हैं, मुकुल रॉय आ गए थे, सुधेंदु अधिकारी आ गए थे। उसके बाद आगे बढ़िए तो अभी छगन भुजबल जी ने शपथ ली, अजीत पवार जी ने शपथ ली, हसन मुश्रीफ ने शपथ ली। इन सबके खिलाफ क्या मुकदमे चल रहे थे? जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी गोरखपुर पहुंचे और फिर गोरखपुर से वाराणसी, जहां पीएम मोदी 12,000 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के बाद रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। एक के बाद एक कई करारे वार किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से छत्तीसगढ़ की सरकार के जाने का वक्त आ गया है, ये कहते हुए वहां पर आम लोगों से भी नारे उनकी ओर से लगवाए गए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अलका लांबा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर नवल किशोर जी स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में सोनिया दोहन जी जो कि स्पोक्स पर्सन एनसीपी के वो हमारे साथ होंगी। टीएस सिंहदेव साहब भी जुड़ेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के। चूंकि मुख्यमंत्री को 2.5 सालों का कार्यकाल दोनों के बीच क्यों नहीं बांटा गया, इसको लेकर भी उनकी ओर से करारा वार किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अलका जी शुरुआत आपसे ही करते हुए, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त गिरा दी और कहा कि कांग्रेस मतलब करप्शन, शराब घोटाले से लेकर तमाम घोटाले गिनाते हुए यह कह दिया कि अब की बार जा रही है कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ से। चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी ये बात कहां खड़े होकर बोल रहे थे? चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में। मणिपुर 60 दिन से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री ज्यादा बनके भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जो देश के लिए जिम्मेदारियां हैं उसे लेकर तो अमेरिकन राजदूत ने भी चिंता जाहिर कर दी, अपनी मदद की उन्होंने ऑफर कर दिया कि हम भी मदद को तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को सोचिए कि जिस राहुल गांधी जी के पीछे वो पड़े हैं, वो राहुल गांधी जी सांसद नहीं है, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, पर मणिपुर जाते हैं क्योंकि वो मणिपुर 60 दिन से जल रहा है। उस मणिपुर के जो राहत कैंप में लोग हैं जख्मी, उनके जख्मों पे मलहम लगाने का काम करते हैं, महिला राज्यपाल से मिलते हैं, सच्चाई बताते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या मजबूरियां हैं कि मणिपुर का मां नहीं बोलते, शांति की अपील नहीं करते। उन्हें छत्तीसगढ़ दिखता है, मध्य प्रदेश दिखता है, उन्हें मणिपुर नहीं दिखता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य आज क्या होगा देश के लिए। और जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं उसी भ्रष्टाचार के तहत अजीत पवार पर कुछ ही दिन 2 दिन पहले ही मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला है। उसके बाद क्या हुआ? 2 दिन के बाद अजीत पवार के सारे ईडी के अंदर जो मामले हैं वापस लेकर खत्म करके वॉशिंग मशीन भाजपा मोडानी मॉडल की जो मशीन है, मोडानी मॉडल। इस वक्त हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, वो सीधे जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है सर आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल, आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में जो कुछ बोला उसको गौर से सुना। हाथ के पंजे को लेकर उन्होंने निशाना साधा, ये कहते हुए कि भ्रष्टाचार में लिप्त है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार। क्या है इस पर जवाब आपका? मैंने तो ये नहीं सुना कि उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार पे बोला। छत्तीसगढ़ में ऐसी बातें हैं और अगर कार्रवाई हो रही है तो कौन मना कर रहा है?
आप कार्रवाई करें। ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से आप कार्रवाई करें। हम लोग केवल इस बात को कहते हैं कि ये टारगेटेड कार्रवाई क्यों हो रही। भ्रष्टाचार की बात अगर है तो इसी छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ का पीडीएस स्कैम की बात सामने आई थी। 3 करोड़ 64 लाख रुपए नगद कार्यालयों में पाए गए थे। वो बात क्यों नहीं उठी। हम लोग का यही कहना है कि आप कार्रवाई होती है तो निष्पक्ष कार्रवाई होती दिखनी चाहिए, और जहां भ्रष्टाचार हो रहा है अवश्य उसमें रोक लगनी चाहिए, बंद होना चाहिए, इसमें कोई दो बात है ही नहीं। उप मुख्यमंत्री जी, चूंकि आपको भी ये वाला ओहदा काफी देर से दिया गया, इसको भी लेकर आज पीएम की ओर से टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। भ्रष्टाचार के मामलों में इतने लिप्त रहे, कमीशन का पैसा कांग्रेस को जाता रहा। यही कारण रहा कि 2.5 साल का जो मुख्यमंत्री का फॉर्मूला था वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो पाया। एटीएम की बात कहीं साबित तो अभी भी नहीं हुई। कहने के लिए हम कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उच्चतम पदों पे रह के अगर हम कोई बात कहते हैं तो प्रमाणिक आधार पे होनी चाहिए। इस तरह से एक तरह से आक्षेप लगा के कोई बात कहना ये उचित भी नहीं होता। और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई अभी तक हमने देखी है, किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई बात ऐसी आई हो अभी तक ये बात सामने आई नहीं। कहीं कोई ट्रेल है, आपके पास कोई जानकारी है तो कार्रवाई करने के लिए किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। तो जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक ऐसा कहना मैं समझता हूं कि अनुचित है। चूंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, धान खरीद मूल्यों को लेकर प्रधानमंत्री ने आप लोगों पर सीधे आरोप लगाए हैं। शराब घोटाले के गंभीर आरोप लगा दिए, ये कहते हुए कि गंगा मां की इन लोगों ने कसम खाई थी, लेकिन उस कसम में से कुछ भी पूरा नहीं किया गया, यहां तक कि शराब घोटाला कर दिया गया। लैंड माफिया होने का भी आरोप छत्तीसगढ़ की सरकार पर लगाया है प्रधानमंत्री ने। इसमें धान की खरीदी की जहां तक बात आती है, ये कहा जा रहा है कुछ दिनों से, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनने भी कहा, बाद में मैंने सुना कि शायद अमित शाह जी ने भी कहा, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ कहा, और उन्होंने ये जरूर कहा कि आधी सच्चाई। धान कैसे खरीदी होती है चित्रा जी, आपको भी जानकारी है जी। देश में 2500 रुपए से अधिक में न्यूनतम सपोर्ट प्राइस पे कितने प्रदेशों में धान खरीदी हो रही। स्वयं माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी जिस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से वो सांसद हैं, वहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी नहीं होती। अर्थात केंद्र सरकार की एक नीति है, एक संस्था के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा होती है, और उसके बाद जब खरीदी होती है तो केंद्र सरकार एक नया पैसा उपलब्ध नहीं कराती किसी भी राज्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसी वस्तु को खरीदने के लिए। छत्तीसगढ़ धान कैसे खरीद रहा है? 20-25 हजार करोड़ रुपए सॉवरेन गारंटी देके, बैंक से लोन लेके, और किसानों को हम पैसे देते हैं। उस पैसे के अतिरिक्त राज्य सरकार अपने बजट से इनपुट सब्सिडी के रूप में 9,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को उपलब्ध करा रही है। 5,000-6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि है। इसमें एक नया पैसा केंद्र सरकार का नहीं होता। जब धान को चावल में बना दिया जाता है तो चावल एफसीआई अपने स्टॉक को बनाने के लिए वो खरीदी करता है, उसमें केंद्र सरकार राशि देती होगी तो एक अलग बात है, वरना धान की खरीदी में एक नया पैसा केंद्र की सरकार से उपलब्ध नहीं होता। ये धान की खरीदी की ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी उनकी ओर से कहा गया कि केंद्र से पैसा तो भेजा जाता है, लेकिन वहां की सरकार कामकाज नहीं करती। जब बीजेपी की सरकार है तो कितनी तेज रफ्तार से वहां पर काम होता था, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो सिलसिला थम सा गया है। इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन एक और बड़ी बात जो पीएम मोदी की ओर से कही गई है, उनका ये कहना है कि ये हमेशा मेरी कब्र खोदने में लगे रहते हैं, लेकिन जो डर जाए वो मोदी नहीं। मेरे मन में तो कभी कोई ऐसी बात आई नहीं, ना आएगी, किसी के लिए नहीं आएगी। कब्र खोदने की बात आदमी क्यों सोचेगा। जहां तक आपने प्रधानमंत्री आवास की बात की, ये सही है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जो अपना हिस्सा उपलब्ध कराना था, बैंक से हम अन्य प्राथमिकताओं के चलते लोन लेके राज्य की जो राशि है, राज्य का जो हिस्सा है वो हम नहीं दे पाए थे। केंद्र सरकार का हिस्सा आया था और उन्होंने वापस भी ले लिया कि अब हम इस कोटे को वापस ले रहे हैं, हालांकि वो रिन्यू होना चाहिए और हो भी गया होगा। अब राज्य की सरकार ने लोन इस प्राथमिकता के लिए भी लिया है, मेरे ख्याल से बनना चालू होगा। वरना ये सही है कि प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में बनने में गति में कमी आई।
विपक्षी एकता को लेकर भी चूंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जिस तरीके की कोशिशें 2024 के चुनावों के मद्देनजर की जा रही हैं, उस पर भी पीएम ने तंज कसा है, ये कहते हुए कि जिसके दामन दागदार हैं वो विपक्षी एकता की कोशिशों में जुटे हुए हैं ताकि अपने को बचा पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी एक एक भ्रष्टाचारी को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, ये बातें भी आज पीएम ने कही हैं। तो भ्रष्टाचार है जो विपक्षी दलों को एक मंच पर लेकर आ रहा है। जी चित्रा जी, अभी तो कुछ लोग कह रहे थे, मैं प्रवक्ता जी का भी सुन रहा था, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी वॉशिंग मशीन की बात अभी चलन में से आ जा रही है एक तरह से पूरे देश में, कि कई लोग जिनके ऊपर आरोप आ रहे हैं उनको हम देख रहे हैं कि केंद्रीय सरकार जिस पार्टी से जुड़ी हुई है सत्ता की तरफ जाते हुए हम देख रहे हैं, देश भर में ये ट्रेंड सा दिख रहा है। ये बात कहना तो उचित नहीं है। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो विपक्ष में खड़े होके स्वाभाविक है, प्रोटेक्शन तो नहीं मिलने वाला ईडी से, प्रोटेक्शन की संभावना है तो एनडीए में या बीजेपी के शरण में आप अगर जाएंगे, उनका साथ देंगे, तभी हो पाएगा। संवैधानिक परिस्थितियां, अनेकों ऐसी बातें कि संविधान तक को हमको बदलना है, इस प्रकार की बातें जब देश में चल रही हो, संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग अगर गलत तरीके से, प्रभावित तरीके से होता हुआ दिख रहा है, तब राजनीतिक दल निश्चित रूप से प्रजातंत्र के, स्वस्थ प्रजातंत्र के संभावनाओं को लेकर चिंतित हैं और एक मंच पे आने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दाग के चलते नहीं। देश में इन परिस्थितियों को बनते से रोकने के लिए कि हमको ऐसी परिस्थितियां देश में नहीं लानी देनी होंगी जिसमें कि प्रजातांत्रिक ढांचे पे ही उसकी स्वच्छता पे और फेडरल स्ट्रक्चर पे आ जाए। ये बात लोग ये तमाम बातें आपकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, आप एक एक करके तमाम जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से मां गंगा की कसम खाकर कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला था, शराबबंदी समेत 36 वादे किए लेकिन कोई भी पूरा नहीं किया गया, हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया गया। और ये 2.5 साल का जो मुख्यमंत्री का फॉर्मूला था वो लागू क्यों नहीं हो पाया? कम से कम देश ये आपके मुंह से जानना चाहेगा, क्योंकि 2.5 साल का फॉर्मूला अगर लागू होता तो आप भी मुख्यमंत्री होते छत्तीसगढ़ के। चित्रा जी, उतना क्षमा मांगते हुए कि कुछ बंद कमरों की बात है, अभी बंद कमरे में ही रहने देना है। और शेष जो बातें हैं ये मीडिया में चला, निसंदेह मीडिया में चला 2.5 साल की बात, और मेरे लिए भी विशेष बहुत ज्यादा दबाव की स्थिति हो गई थी कि लोग पूछते थे क्या हो रहा है, ये क्या बात है, होगा नहीं होगा, तो उसमें पटाक्षेप सा लगना चाहिए। जिन परिस्थितियों में निर्णय होते हैं, हाईकमांड ही हर दल के ये निर्णय लेते हैं, और ये निर्णय मुझे लेके मुख्यमंत्री बनाने का नहीं हुआ। अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में जवाबदारी मिली है शेष समय के लिए, बाकी समय मंत्रिमंडल में काम करने का मौका दिया गया था, तो वो काम मैं अपनी तरह से निभा रहा था। ये राजनीतिक पहलू उसका 2.5 साल का जहां तक सवाल है। दूसरा आपने प्रश्न किया था विकास पर, जो हाथ का पंजा है कांग्रेस पार्टी का वो दीवार बनकर खड़ा हो गया है। ये आखिरी सवाल, इसका मैं जवाब चाहूंगी। और एक बार फिर से शराब घोटाले का चूंकि मैं जिक्र करना चाहूंगी, इस मुद्दे को बीजेपी वहां पर जोर शोर से उठा रही है। गंगा जल की बात जो आई थी, जिसमें चुनाव के पहले कांग्रेस के 2 पदाधिकारियों के नाम से एक फर्जी पत्र प्रचारित किया जा रहा था कि धान हम 2500 रुपए में नहीं खरीदेंगे, ऋण मुक्ति हम माफी नहीं करेंगे। और शैलेश नितिन त्रिवेदी जो उस समय प्रवक्ता थे, और गिरीश देवांगन जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, इनके एक फर्जी लेटर हेड पे कि हम ये नहीं करेंगे ऐसा करके पत्र प्रचारित किया जा रहा था। उस बात को लेके कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 2500 रुपए में धान भी खरीदेंगे और ऋण मुक्ति भी करेंगे, जिस बात को घोषणा पत्र लॉन्च होने के पहले, चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले राहुल जी ने पहली सभा में कहा था, बल्कि सरगुजा के सीतापुर में कहा था कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम ये 2 काम करेंगे, 10 दिन के अंदर करेंगे, और नहीं होगा तो जिनको हमने जवाबदारी दी है उनको हम बदलेंगे भी। उस बात पे गंगा जी वाली बात है, कसम खाई गई थी कि ये गलत पत्र प्रचारित किया जा रहा है, और हम गंगा जल की कसम लेते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ऋण मुक्ति भी होगी, ऋण माफी भी होगी, और 2500 रुपए में कम से कम धान भी खरीदा जाएगा। घोषणा पत्र को लेके या शराबबंदी को लेके कभी शपथ नहीं ली गई थी। हालांकि ये बात सही है कि आज हम खुले मंच पे भी कहते हैं कि शराबबंदी नहीं हो पाई है, और इस चुनाव के पहले उसके होने की संभावना भी नहीं है, तो घोषणा पत्र में हमने रखा था, लेकिन शराबबंदी इस चुनाव के पहले होती नहीं थी। तो लोग इस मुद्दे पर घेरेंगे आप लोगों को
कि आपने वादा तो कर दिया लेकिन पूजा नहीं किया 5 सालों में। जी, हमको सामना उसका करना पड़ेगा। घोषणा पत्र के 221 छोटे बिंदु हैं, 36 प्रमुख लक्ष्य थे, उनमें से कुछ हमने हासिल किए हैं। बड़े उसमें से लक्ष्य हैं जो हासिल किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। हम लोगों के पास उस खुले मन से जाएंगे, एक खुली किताब लेके जाएंगे कि ये हमने कहा था, ये काले सफेद अक्षर में अंकित है, इसमें ये हम कर पाए हैं, ये हम नहीं कर पाए। तो पीएम ने जैसा कि कहा कांग्रेस जारी है या फिर बनी रहेगी छत्तीसगढ़ में, उन्होंने हुंकार भरी है कि इस बार कांग्रेस जा रही है छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस की सरकार बने रहने के बहुत अच्छे आसार हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक आधार भी रहा है, वहां जड़ें कांग्रेस की काफी मजबूत भी रही हैं, और जिस तरह से सरकार ने 4.5 सालों में डिलीवर किया है, खास करके किसानों के मुद्दे पे, वनवासियों के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, पीडीएस के मुद्दे पे, यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी है, बिजली बिल 400 यूनिट तक हाफ करने के कई मुद्दों पे कांग्रेस ने डिलीवर भी किया है। ठीक है, उस पे हम लोगों के पास जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। टीएस सिंहदेव जी डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनकी ओर से दावा है कि जो कामकाज किए गए हैं छत्तीसगढ़ में, एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार वहां पर रिपीट होगी। अब इसी पर चर्चा के दायरे को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ अमित मालवीय जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आईटी सेल के हेड भी हैं बीजेपी के। अमित जी, स्वागत करते हुए आपका। जो आरोप लगाए गए हैं टीएस सिंहदेव की ओर से, और यह कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कई ऐसे बड़े काम किए हैं कि जनता चाहती है एक बार फिर से वहां पर कांग्रेस की सरकार बने, और जो बातें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं वो पूरी तरह से झूठी और गलत हैं। आपको टीएस सिंहदेव जी से यह पूछना चाहिए था कि शराबबंदी जिसका वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, उसको पूरा क्यों नहीं किया। वो शायद इसका जवाब नहीं दे पाते, लेकिन मैं आपको इसका जवाब देता हूं। एक समय था जब छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस पार्टी को धन और राजस्व भेजती थी। 2000 करोड़ का ये स्कैम है, और इसमें से कई हजारों करोड़ भूपेश बघेल दिल्ली की कांग्रेस पार्टी को भेजते थे, जिसके चलते वो मुख्यमंत्री बने रहे, और जिसके चलते जो 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, और राहुल गांधी के चाहने के बावजूद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसका कारण यही था। आज छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार अवैध तरीके से बनाई हुई सरकार, जिसको कच्ची शराब भी कहते हैं, उसको सरकारी ठेकों से बेच रही है, क्योंकि पैसे की उगाही करना था, लूट करनी थी, इसलिए शराबबंदी नहीं करी, और शराबबंदी से मिलने वाले पैसे को कांग्रेस पार्टी को जीवित रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कारण था। इसके साथ साथ 500 करोड़ का खनिज घोटाला जो हुआ, इसको लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें भूपेश बघेल के करीबी जो रांची के, जो हमारे रायपुर के मेयर भी हैं, वो और उनका खुद का सुपुत्र ईडी की जांच के घेरे में है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी होगी, क्योंकि इसमें भूपेश बघेल और उनका परिवार पूरी तरीके से लिप्त है। जहां तक किसानों की भलाई का सवाल है, छत्तीसगढ़ में एमएसपी पे खरीदी भूपेश सरकार ने नहीं करी। 80% धान की खरीदी जो वहां होती थी वो केंद्र सरकार के माध्यम से होती थी, जो एमएसपी केंद्र सरकार ने दिया उससे खरीदी होती थी। भूपेश बघेल का उसमें क्या योगदान है? उन्होंने प्रदेश को सिर्फ पीछे ढकेलने का काम किया, गांधी परिवार के स्तुतिगान के लिए किया, और अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए 4.5 साल छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया। छत्तीसगढ़ के लोग इस चुनाव में भूपेश बघेल को जवाब देंगे, और कांग्रेस पार्टी की वहां से विदाई तय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उनकी ओर से लिखा गया है, अमित जी वो लिख रहे हैं कि अगर आपकी सरकार की भूमिका राज्यों के धान खरीदी में इतनी ही है, तो आपके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में किसान 1000 से 1200 रुपए क्विंटल में धान क्यों बेचने पर मजबूर हैं? आपको छत्तीसगढ़ के नेताओं की ओर से गलत जानकारी दी गई है, आप आए और भाषण पढ़कर चले गए। वो आगे लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि हमने गंगाजल की कसम 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी के लिए खाई थी, और 2 घंटों के भीतर कर्ज माफी हो गई थी, लेकिन भाजपा की सुई अटक गई है। अमित मालवीय जी, अपने सरकार की लेखा जोखा और उसके कामकाज को बताने की जगह भूपेश बघेल दुनिया भर की बातें करते हैं। उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने धान की खरीदी क्यों नहीं करी? क्यों 80% धान की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा करी जा रही थी, और जो 1 लाख करोड़ रुपए
पिछले 5 सालों में 4.5 सालों में दिए गए हैं वो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए। इसमें भूपेश बघेल का कितना योगदान है वो आंकड़ा क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि कुछ किया होगा तो बताएंगे। आज सच्चाई ये है कि भूपेश बघेल अपनी ही पार्टी में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके ना चाहते हुए भी टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, यहां तक कि उनके उप मुख्यमंत्री बनने की घोषणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने करी, ना कि भूपेश बघेल ने। तो भूपेश बघेल कार्यालय में तो है लेकिन सत्ता में नहीं है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की जनता उनकी विदाई कर देगी। मैंने जिस प्रकार से कहा, आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार से उगाही करी गई है, जिस प्रकार से कमीशन बटोरा गया है, जिस प्रकार से परिवारों को शराब की लत में धकेला गया है, परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए गए हैं, लोगों की आजीविका छीनी गई है, माताएं और बहनें भूपेश बघेल को कभी माफ नहीं करेंगी। और अगर उनको लगता है कि वो और उनका परिवार जिसने दोनों हाथों से लूट मचाई है वो ईडी की या अन्य एजेंसीज की या कानून की गिरफ्त से बच जाएंगे तो वो गलत फहमी में है। और शायद इसी उम्मीद में टीएस सिंहदेव बैठे हैं कि अगर वो जेल जाएंगे तो शायद उनका नंबर कभी ना कभी मुख्यमंत्री बनने का लगेगा। अलका लांबा जी, आप जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। धन्यवाद चित्रा जी। जब हम कह रहे थे ना पेगासस जासूसी, हमारी ये जो आरोप है वो पुख्ता होता है जब हमारी पार्टी की अंदरूनी बंद कमरे की बातें प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पेगासस इजराइल के माध्यम से पहुंचती हैं। बंद कमरे में क्या बात हुई हमारे वरिष्ठ नेता टीएस देव जी आपको बता गए, लेकिन मोदी जी को क्या बताया तो हम कहेंगे जो पेगासस इजराइल के थ्रू है वो आपको गलत जानकारी उन्होंने दी, तो इस पर विश्वास मत करिए, पेगासस से जासूसी कम कर दीजिए। अब आपको अमित मालवीय ने जवाब नहीं दिया कि छत्तीसगढ़ की सरकार बिना केंद्र के सहयोग के 25 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल धान दे रही है, तो आप के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1200 रुपया क्यों मिल रहा है? नहीं जवाब आया। शराब पर आते इन्हें नोट करिए, तारीख है 20 मार्च। 20 मार्च को गुजरात ड्राई स्टेट है, शराब बंदी है वहां पर पूरी तरह से। कैसे लोग जहरीली शराब पीने से मौत के मुंह में चले गए। 15,000 करोड़ का वहां पर अवैध शराब का धंधा किसके नाक के नीचे फल फूल रहा है? मुद्रा पोर्ट से हजारों करोड़ रुपए की हीरोइन और नशा किसका पोर्ट है, किसने दिया है, सब देश जानता है। बरामद हो रहा है नशे की लत में, पूरा गुजरात ठोका गया है। अब ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की चुनौती दे रही हूं। 9 साल से केंद्र में कौन? आप। ईडी सीबीआई किसकी? आपकी। वहां पर कितने साल से सरकार है छत्तीसगढ़ में? 5 साल से। 9 साल और 5 साल कम पड़ गए कि अभी भी प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं, अरे चुनौती देते हैं। ये जो ईडी के मामले हैं ना, अभी 5 महीने हैं आपके छत्तीसगढ़ के चुनाव को और 8-9 महीने केंद्र के चुनाव को, खुली चुनौती दे रही है अलका लांबा। ये ब्लैकमेलिंग डराना बंद करिए, ये कांग्रेस है, ये डरने वाली नहीं है। दम हो फास्ट ट्रैक में केस चलाइए, साबित करिए आरोपों को, नहीं तो ये झूठे आरोप प्रधानमंत्री जी आपको सूट नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में रहिए, प्रचार मंत्री बनकर मणिपुर की आग, बेरोजगारी, महंगाई सब भूल गए हैं। आरजेडी, एनसीपी और राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले अमित मालवीय जी वो चुनौती दे रही हैं कि जांच करवा लीजिए, 5 महीने बाकी हैं छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई की चुनौती दे रही है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड के मामले में एजेंसी ने बुलाया था तो सड़कों पे लेट लेट के कांग्रेस के कार्यकर्ता रो रहे थे, राहुल गांधी को मत ले जाइए, सोनिया गांधी को मत ले जाइए, ये निर्दोष है। तमाशा कर रखा था पूरे देश में। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के नेता लोट लोट के छाती पीट रहे थे, तो तब कहां चला गया था इनका यही चैलेंज? कहां चली गई थी इनकी यही चुनौती? देखिए कांग्रेस का हर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है और छत्तीसगढ़ की सरकार में 2000 करोड़ का जो शराब का घोटाला हुआ है, जैसे जैसे उससे परतें हट रही हैं वैसे वैसे भूपेश बघेल पर शिकंजा कस रहा है। उनका लड़का, वहां का मेयर रायपुर का जो उनके करीबी हैं, वो दोनों जेल जाने की कगार पर खड़े हैं। और आज भूपेश बघेल का रसूख कांग्रेस पार्टी में इसलिए कम हो गया है क्योंकि डीके शिव कुमार कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी को पैसा देना शुरू कर दिया है। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज आप अपने बारे में अपनी बात करें, प्लीज। उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है और
भ्रष्टाचार के मामले में हाँ। कभी भी ये जेल जा सकते हैं। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि आपको भ्रष्टाचार के क्यों मामले में घबराहट कुछ हो रही नेता हैं जो है? जेल जा हमने सकते हैं किसको कांग्रेस पार्टी के। मुख्यमंत्री- ठीक है अलका लांबा जी। डॉक्टर नवल किशोर जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि प्रधानमंत्री ने सीधे विपक्षी एकता पर वार किया, ये कहते हुए कि जिनके दामन दागदार हैं वही पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए आप लोगों पर भी निशाना साधा है। देखिए, प्रधानमंत्री की ये बात उतनी ही बनावटी और झूठ है जितना उनका डर झूठ है। आपको मालूम है कि संसदीय प्रणाली में आर्टिकल 74-75 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है वो सबसे शक्तिशाली कार्यकारी पद है और सारी शक्तियों का उनका केंद्रित है, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में जाने जाते हैं वो व्यक्ति जिनके पास सारे एजेंसी हैं और उसका खुल के इस्तेमाल भी करते हैं। पिछले 9 साल में लोगों ने देखा है कि किस तरह से उनके विरोध में जो भी आवाज उठता है उसके खिलाफ में उसका किस तरह से प्रयोग करते हैं और फिर एक मंच पर भाषण देते हुए कहते हैं कि जो डर गया उसका नाम मोदी नहीं है। ये कितना हास्यास्पद और झूठ है और बनावटी है वो सबको ही जानते हैं। जहां तक भ्रष्टाचार का बात है, वो तो भ्रष्टाचारी कहते हैं और फिर उसको शामिल कर देते हैं। उनका तीसरा इंजन जो है वो भ्रष्टाचारी जिसको कहते हैं वही बन जाता है। वो इतने डबल इंजन के प्रचारक जाने जाते हैं, लेकिन डबल इंजन का क्या हश्र हुआ मणिपुर में पूरा देश देख रहा है। ये सही मामले में बात यह है कि भाजपा सिर्फ झूठ और झूठ का निर्माण करती है, उसका प्रचार करती है और उनके प्रवक्ता जो बैठे हैं उसके पोस्टर बॉय हैं। देश में एक काम करने के लिए जो आदमी सबसे ज्यादा नकारात्मक राजनीति करता है वो आज आपके चैनल पे है, जो कि सिर्फ झूठ फैलाते हैं। उनको यह भी नहीं मालूम है कि भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचारी इस देश के हैं उसका संगम भारतीय जनता पार्टी है। खोज खोज के, बोल बोल के, डरा डरा के उनको साफ करते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी है और इसकी डर यही है कि सत्ता जाने वाली है। लोक विमर्श में जो लड़ाई होती है वो राजनीतिक लड़ाई होती है, मुद्दों की लड़ाई पे होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री इसको व्यक्तिगत बना रहे हैं और अधिनायकवादी सोच के आधार पे वो व्यक्तिगत आधार पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भी राजनीतिक सवाल पूछता है, जो भी उनको मुद्दों पे सवाल पूछता है, जो भी उनके किए गए वादों पे सवाल पूछता है, उसको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिसका अधिकार उनके पास नहीं है। जो एजेंसियां हैं वो कहती हैं कि नहीं, इनके पास कोई भ्रष्टाचार का कोई साक्ष्य नहीं मिला। 2 बार जो केस बंद कर दिए गए उस केस को खुलवा कर वो राजनीतिक दल को और उनके नेताओं को डराने का काम करती है और यही सच है। डर उनका केवल ये है कि आने वाले समय में जनता उनकी पूरी सच्चाई जान चुकी है और वह जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। यही डर उनको राजनीति सताया जा रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तस्वीरें भी सामने आई है। अमित मालवीय जी, आप पहले जवाब दे दीजिए इनकी बातों पर। वो कह रहे हैं कि आप पोस्टर बॉय हैं, बीजेपी के, झूठ फैलाने में माहिर हैं आप। देखिए, सूप बोले तो बोले, छलनी जिसमें 72 छेद वो भी बोले तो फिर हास्यास्पद है। लालू प्रसाद जेल किस लिए गए थे? क्रांति करने के लिए गए थे या सत्याग्रह करने के लिए गए थे या चोर या चारा घोटाले में गए थे? सजा याफ्ता मुजरिम है। 5 केसेस में उनको सजा हो चुकी है, 4 में जेल में थे, फिर अपने स्वास्थ्य का कारण देकर बाहर निकले। ये ऐसी पार्टी के नेता हैं जिनका शेष नेतृत्व जेल में था और जेल से निकला इसलिए क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था और अब बेल पे जो बाहर चल रहे हैं वो करप्शन पर ज्ञान दे रहे हैं। पूरा लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुझे बताइए कि अगर पूरा भ्रष्टाचार और लूट लालू परिवार ही करेगा तो उनके प्रवक्ता और बाकी नेता क्या कर रहे हैं वहां पर? वो क्या लालू परिवार के आसपास दौड़ने वाले लोग हैं क्या? शर्म नहीं आती है? अरे झूठ बोलने न्यायपालिका ही ने लालू यादव को जेल भेज दिया था। ये बताना चाहिए कि जो एक एक करके अपनी बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि दर्शकों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है नवल किशोर जी, आप दोनों की बात हो गई। अमित जी आपकी भी, नवल किशोर जी आपकी भी बात हो गई। सोनिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई, मैं फौरन आ रही हूँ। लेकिन विशाल मिश्रा जी, बीजेपी से पलट कर पूछा जाएगा ना, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हेमंता विश्व शर्मा हो, छगन भुजबल हो, कई ऐसे नाम है जिनके खिलाफ जांच चल रही है। तो अगर बीजेपी में कोई शामिल हो जाए तो फिर वो पाक साफ है, उधर रहे तो उसके खिलाफ जांच जारी रहेगी। विशाल मिश्रा जी। देखिए चित्रा जी, विपक्ष के पास ये बहुत बढ़िया आरोप लगाने का मौका रहता है कि सरकार केवल विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं ना।
आप मुझे बताइए किसने रोका है? सांच को आंच किया। लेकिन सांच को आंच तब आती है कि जब कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है। ये जो विपक्षी गठबंधन की बात चल रही है, महागठबंधन की, हमें आप बताइए ये किस बात के गठबंधन की बात हो रही है? क्या इसमें लोग करप्शन में नहीं इन्वॉल्व हैं? क्या इनके खिलाफ जांच नहीं चल रही? तो मैं बताना चाहूंगा, स्वतंत्रता के दिन, आजादी के दिन 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि ये अमृत काल है। जब उन्होंने 5 प्रण लिए थे, उन 5 प्रण के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पहला कर्तव्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और दूसरा कर्तव्य उन्होंने बताया था कि भाई भतीजावाद से मुक्ति। तो आप जरा देखिए तो जो पूरा कुनबा तैयार हो रहा है कि उस भाई भतीजावाद को बचाने की बात की जा रही है, और ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लग रहे हैं। अब ये बताइए क्या एक्साइज ड्यूटी का जो छत्तीसगढ़ का वो 2000 से अधिक करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लग रहा है, क्या वो गलत है? गलत है तो न्यायपालिका जाइए ना। 36 वादे किए थे ना। अब अभी यहाँ पर कुछ देर पहले किसानों के कर्ज माफी की बात हो रही थी, 10 दिनों के अंदर माफ कर दिया जाएगा, घोषणा पत्र में था। मैं पूछता हूँ 10 दिनों के अंदर कितने किसानों की कर्ज माफी की गई? बताता हूँ मैं। हाँ। नहीं, अलका जी आपकी बातों पर मुस्कुरा रही हैं। केवल अल्पकालीन वो भी सहकारी बैंकों के किसानों की कर्ज माफी की गई थी। संविदा पर लोगों को परमानेंट करने की बात की गई थी। पूछिए कितने लोगों को परमानेंट किया गया? पूछिए ना। माइनिंग का घोटाला, ये जो वहाँ पे बिजली माफी के नाम पे उद्यमियों को प्रमोशन देने की बात की जा रही है, गलत है क्या? तो लेकिन नहीं, घूम फिर के सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही, सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही, और भूल जाते हैं जब न्यायपालिका ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई तो पिंजड़े का तोता बना के रखा हुआ है। ये भी तो टिप्पणी की गई थी ना। तो नहीं, अपने समय के कार्यकाल नहीं दिखते, सब लोग बेल पर घूम रहे हैं। उसके बाद सोनिया दुहान बहुत देर से हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन है एनसीपी की। एक टिप्पणी उनकी मैं ले लेती हूँ। सोनिया जी माफी के साथ मैं बहुत देर से आ रही हूँ आपके पास, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज खुद को बचाने के लिए एक छत के नीचे आने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और उनको ऐसा करके लगता है कि वो मोदी को डरा देंगे, जो संभव नहीं होगा। सोनिया जी मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी। पहली बात, एक तो मोदी जी से मैं एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी हर बार बोलते हैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं भ्रष्टाचार पे एक बात पूछती हूँ, जब भ्रष्टाचार पे आप किसी के घर ईडी भेज रहे हो, किसी के घर सीबीआई भेज रहे हो, किसी के घर इनकम टैक्स की रेड करा रहे हो, उन्हीं लोगों पे जिन पे कार्रवाई चल रही है, जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो कार्रवाइयों का क्या होता है? कुछ नहीं हो पाता है। उन्हीं लोगों पे कभी कार्रवाई आगे क्यों नहीं होती है? आप एक जगह पे, एक मध्य प्रदेश में, एक स्टेट में छाती पीट पीट के कह रहे थे कि मैं क्या बोलते हैं, एक क्या नाम दे रहे थे एनसीपी को, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी। क्या हुआ? उस नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी के जिन लोगों पे भी केस चल रहे थे, वो सारे लोग आज आपकी बीजेपी करप्ट पार्टी के अंदर हैं। तो उनका क्या हुआ? उस ये बीजेपी जवाब दे। अब वो जो 11 के 11 लोग जिन्होंने ओथ ली है, जो 9 लोगों ने ओथ ली है प्लस 2, सबके ऊपर केसेस हैं। अब उन केसेस का क्या होगा? अब भी वो जेल जाएंगे क्या? सजा याफ्ता मुजरिम किसी को बता रहे थे, जिस आदमी ने एक ने वहां पे ओथ ली है मिनिस्टर की, वो भी सजा याफ्ता मुजरिम है। उसका क्या होगा? बीजेपी के साथ उसका क्या होगा? जवाब दें। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार तब कहां जाता है जब बीजेपी शिंदे गठ के लोगों को 50-50 करोड़ रुपए में खरीदती है। उसका क्या हुआ वो बताएं। मैं कितने आरोप बताऊं? इतने हजारों अनगिनत आरोप हैं। उस पर जवाब ले लेती हूँ जी जल्दी से। अनगिनत आरोप है, जिन 11 लोगों को आपने शामिल कराया है। दूसरी बात, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर धुलकर पाक साफ हो जाएंगे क्या, या उनके खिलाफ भी जांच जारी रहेगी? अमित मालवीय जी, जो सवाल उन्होंने किया है। सजा याफ्ता मुजरिम है उनमें, सजा याफ्ता मुजरिम है। सवाल ये है कि ये एनसीपी की प्रवक्ता कैसे हैं? एनसीपी तो आज अजीत पवार के साथ खड़ी है। ये शरद पवार गुट की प्रवक्ता हो सकती है, एनसीपी की प्रवक्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये एजेंसीज के जांच के घेरे पे है, उनके ऊपर कार्रवाई होती रहेगी। उन पर एजेंसीज की जो प्रक्रिया है वो होगी, उसमें कोई अड़चन कहाँ है। दूसरी बात, आप बार बार शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिस्वा का नाम लेती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
शुभेंदु अधिकारी और हिमंता नहीं, बिस्वा के मैं खिलाफ सिर्फ क्या एक बात चार्जेस है? सीधी बोल रही हूँ। टीएमसी जिन के दो नेता लोगों शुभेंदु ने- अधिकारी सोनिया जी, के प्लीज, खिलाफ जवाब कोर्ट सुन लेते में हैं। गए सोनिया थे, जी, प्लीज। कोर्ट ने दोनों लोग उनकी बोलेंगे, अर्जी आवाज को समझ में खारिज नहीं कर आएगी। दिया। सोनिया जी जवाब तो जान लेते हैं। स्वाभाविक बात ठीक है है। कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के लिए इन नामों को लिया जाता है और इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं, और वो 11 जिन लोग नेताओं पर, जो चाहे वो NCP वाले भाजपा हैं, के हो चाहे विपक्ष दल के हो, अगर उन पर एजेंसीज की कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई होती रहेगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके पास जो कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके खिलाफ उनके को घुमाइए मत, अगेंस्ट जजमेंट दिया जाएगा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जो कन्विक्टेड नेता हैं, लालू प्रसाद जैसे लोग जो चुनाव नहीं लड़ सकते, जो जेल में थे, जो बेल पर बाहर है, या राहुल गांधी जो बेल पर बाहर। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि 4 राज्यों में इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव, अगले साल 230 दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन किसकी बातों में कितना दम है इसका फैसला तो जनता को करना है। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।